जोहार दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूं, जो प्रश्न पत्र 3 से है और विषय है भूगोल। सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस में आप लोगों को कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कोयला से जो प्रश्न मैंने आज की क्लास में लिया है वो ये है कि भारत के प्रधान कोयला क्षेत्रों का एवं वहाँ पाए जाने वाले विविध किस्म के कोयले का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें भूमिका लिखा है और फिर इसका मुख्य भाग मैंने बनाया है। तो भूमिका में जो मैंने लिखा है आप सभी इसको लिखिए। विश्व में कोयला आज भी ऊर्जा का आधार बना हुआ है। कोयला उद्योगों की जननी है एवं शक्ति के प्रतीक भी इसको माना जाता है। तो कोयले को हम लोग उद्योग की जननी मानते हैं और शक्ति का प्रतीक भी हम लोग कोयला को मानते हैं। अतः अन्य देशों की भांति भारत में भी ऊर्जा के संसाधन की उपलब्धि औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी रही है। अगर औद्योगिक विकास हो रहा है तो इसकी महत्वपूर्ण कड़ी क्या है? तो ऊर्जा के संसाधन की उपलब्धि भारत में। उद्योगों में आने वाले सभी प्रकार की ऊर्जा संसाधन को सामान्यतः दो श्रेणी में बांटा जाता है। तो जो ऊर्जा के संसाधन है उसको दो श्रेणी में बांटा गया। एक तो पहला होता है गैर व्यापारिक संसाधन और दूसरा होता है व्यापारिक संसाधन। गैर व्यापारिक संसाधन में कौन कौन से स्रोत हैं? तो यह है लकड़ी, वनस्पति और व्यर्थ पदार्थ। लेकिन व्यापारिक संसाधन में कौन कौन से स्रोत हैं ऊर्जा के? तो यह है कोयला, तेल, गैस, परमाणु ईंधन, पवन चक्की, ज्वार भाटा शक्ति, सौर ऊर्जा। तो इसमें जो आप लोगों के सिलेबस में जो जो चीज़ आपको पढ़ना है तो कोयला के बारे में आपको पढ़ना है, चूँकि इस प्रश्न में तो आपको सिर्फ कोयला के बारे में बताना है। और सिलेबस में सौर ऊर्जा के बारे में भी आपको बताना है, पवन चक्की के बारे में भी आपको बताना है, प्राकृतिक गैस और फिर प्राकृतिक खनिज तेल, इन सब से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो चलिए, और सौर ऊर्जा, पवन चक्की और देखिए जैव ईंधन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग को वो भी पढ़ना है। तो मैं उससे भी क्वेश्चन मैंने रेडी कर लिया। जैसे आपको पता है 2 दिन मैंने छुट्टी लिया था तो सारे नोट्स जो है इससे रिलेटेड मेरे रेडी हैं। देखिए, भारत में सबसे पहले कोयला निकालने का प्रयास 1774 ईस्वी में रानीगंज में 2 अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले कोयला निकालने का प्रयास कहाँ किया गया? तो रानीगंज में। वर्ष कौन सा था? तो 1774 ईस्वी। और 2 अंग्रेजों के द्वारा ये प्रयास किया गया किंतु यह कोयला हल्की श्रेणी का होने के कारण मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी का था नहीं। तो इसकी आर्थिक दृष्टि से ये प्रयास सफल नहीं रहा। मतलब आप इसको इससे लाभ आप नहीं, इससे कोई लाभ था नहीं इस तरीके के कोयले से। तो बाद में 1814 ईस्वी में रानीगंज में ही रूपर्ट जोन्स की रिपोर्ट के अनुसार, किसके रिपोर्ट के अनुसार? तो रूपर्ट जोन्स के रिपोर्ट के अनुसार पर कोयले की खुदाई आरंभ की गई। फिर से 1814 ईस्वी में रानीगंज में एक रिपोर्ट के आधार पर खुदाई आरंभ हुआ और 1830 में रानीगंज के क्षेत्र में नई और उच्च श्रेणी की कोयले की खान का पता लगाया गया। और 1830 आते आते 1814 में शुरू हो गई थी पता करने की प्रक्रिया कि हाँ यहाँ पर किस तरह के कोयले हैं या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 1830 आते आते रानीगंज के क्षेत्र में नई और अच्छी श्रेणी के कोयले की खान का पता लगाया गया। भारत में स्थित कुछ प्रमुख कोयला का क्षेत्र है। आप सबको इन सभी क्षेत्रों के बारे में आपको बताना है। देखिए, 2 तरह की चट्टानों में, 2 तरह के काल के इस समय में कोयले जो हम लोगों को मिलते हैं भारत में। एक तो है गोंडवाना कोयला का क्षेत्र। गोंडवाना युग में जो कोयला बना था वो कोयला का क्षेत्र है। और दूसरा है टर्शियरी युग का कोयला का क्षेत्र। तो गोंडवाना काल में भारत में कोयले के महत्वपूर्ण क्षेत्र और वैसे जो गोंडवाना काल के कोयले हैं तो ये कहाँ कहाँ पर है? तो रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, तलचर, सोहागपुर, रामगढ़, उमरिया, सोनघाटी, करणपुरा का क्षेत्र। तो इन सभी जगहों पर कोयले मिलेंगे और गोंडवाना प्रकार के। अब यहाँ पर टर्शरी युग है। इस समय के जो कोयले हैं वो कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? तो ये तमिलनाडु, असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर में। अब चलिए थोड़ा सा अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में अब अलग अलग जगह करके सबसे पहले हम लोग रानीगंज के बारे में जानेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको, भारत में कोयले की प्राप्ति 2 युगों की चट्टानों में होती है। अब कौन कौन सी? तो एक तो है गोंडवाना काल की चट्टानें इस समय की होती हैं और दूसरे ये टर्शरी काल का। तो जो टर्शरी काल का जो चट्टान है उसमें भूरा या लिग्नाइट कोयला मिलेगा और गोंडवाना काल की चट्टान जो है उसमें किस तरीके के कोयले मिलते हैं? तो चलिए हम लोग उसको थोड़ा सा जान लें। देखिए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला की चट्टानें निम्न गोंडवाना काल की हैं। यह मुख्यतः प्रायद्वीपों पर और दामोदर घाटी, सोन, महानदी, ये सभी नदी घाटियों में ये इस तरीके के कोयले मिलेंगे। तो कौन कौन से? यह मुख्यतः प्रायद्वीपों पर, दामोदर घाटी, सोन महानदी, ब्राह्मणी घाटी, वर्धा, गोदावरी, इंद्रावती घाटी, नर्मदा नदी घाटी,
कोयर पंच, कान्हो घाटी, इन सभी जगहों पर इसका फैलाव है इस तरीके गोंडवाना काल के चट्टानों का, और उस इसमें कोयले हम लोगों को मिलते हैं। आप सभी को पता है, जैसे आप लोग अगर झारखंड के जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड में भी जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो दामोदर घाटी के जो क्षेत्र हैं यहाँ से हम लोगों को मिल जाती है। तो देखिए ये राज्यों की दृष्टि से यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल, किन किन राज्यों में ये सभी क्षेत्र फैले हुए हैं, जो क्षेत्र यहाँ दिया हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, झारखंड में, ओडिशा में, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये सभी फैले हुए हैं। गोंडवाना क्षेत्र के कोयला से अधिकांशतः विटुमिनस कोयला मिलता है। तो जो गोंडवाना क्षेत्र का जो कोयला है तो वहाँ पर किस तरीके के कोयले मिलते हैं, तो विटुमिनस कोयला यहाँ पर मिलता है। कोयला का प्रकार है और ये ऐसा प्रकार है जिसमें कार्बन का अंश 55% तक मिल जाता है। यह उच्च कोटि का कोकिंग कोयला होता है। इसी का उपयोग भारत के सभी इस्पात कारखानों में किया जाता है। जितना इस्पात कारखाना है सब में कोयले की आवश्यकता होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कोयले का उद्योगों में। तो उद्योगों की जननी कोयला को ही हम लोग कहते हैं। तो सभी इस्पात कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख कोयला क्षेत्र निम्न है। तो गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कोयला के क्षेत्र आते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे रानीगंज के बारे में। तो रानीगंज कहाँ पर है दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर रानीगंज में खनन आरंभ हुआ कब, तो 1814 ईस्वी में, 1814 में। आपको पता है कि खनन आरंभ हुआ, लेकिन 1830 में यहाँ से हम लोगों को उच्च कोटि के कोयले जो हैं वो प्राप्त होने शुरू हो गए थे। कितने क्षेत्र पर इसका विस्तार है, तो 1500 किलोमीटर स्क्वायर पर ये फैलाव है इसका कोयला का क्षेत्र। यहाँ के कोयले की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है कि इसमें नमी और वाष्पीय अंश जो होते हैं वो अधिक होते हैं। रानीगंज के जो कोयला क्षेत्र है उसमें नमी अधिक होता है और वाष्प के अंश जो होते हैं इसमें अधिक होते हैं। अनुमानतः कुल कोयला का जितना कोयला है भारत में, उसका 900 करोड़ टन जो है वो 900 मीटर की गहराई तक यहाँ पर मिल जाता है। रानीगंज के कोयले क्षेत्र में 900 करोड़ टन, 900 मीटर की गहराई तक हम लोगों को यहाँ पर कोयला मिल जाएगा। 33 करोड़ टन यहाँ पर कोकिंग कोल हैं। कोकिंग कोल की उपलब्धि कितनी है, तो 33 करोड़ टन। और देश के कुल कोयला उत्पादन का 30% भाग यहाँ पर मिलता है। जितना कोयला उत्पादन होता है पूरे भारत में उसका 30% हम लोगों को रानीगंज से ही मिल रहा है। रानीगंज के कोयले में क्या क्या, किसका अंश कितना है, तो यहाँ पे जो कोयला मिलता है ना दोस्तों, तो उसमें 52.6% कार्बन का अंश होता है। 34.8% उड़नशील तत्व होते हैं, जो आप उसको शोधन करते हो तो वो उड़ जाता है। 12.6% इसमें राख होता है और 7.5% इसमें नमी होती है यहाँ के कोयले में। अब देखिए झरिया का क्षेत्र, एक वाशरी होता है, उसको धोया जाता है, कोल वाशरी, जहाँ पर कोयले साफ़ किए जाते हैं। यहाँ शोधन नहीं होता है, कोयले का शोधन नहीं होता, कोयले को वाश किया जाता है। तो देखिए अब झरिया का क्षेत्र है यहाँ झारखंड में, ये झरिया झारखंड में आता है। यहाँ पर कितने किलोमीटर पर फैलाव है, तो 444 किलोमीटर स्क्वायर पर इसका फैलाव है झरिया के क्षेत्र में। कहाँ कहाँ से प्राप्ति होती है दोस्तों, तो ये बराकर और रानीगंज दोनों की परतों की जलज शिलाओं में, जल वाली जो शिला है, जो चट्टानें हैं, उसमें हम लोगों को झरिया क्षेत्र से कोयले प्राप्त होते हैं। बराकर और रानीगंज दोनों परतों की जलज शिलाओं में हम लोगों को यहाँ से कोयला मिलता है। यहाँ के कोयले की क्या विशेषता है झरिया वाली, देखिए समस्त भारत का 50% कोयला झरिया से ही हम लोग को प्राप्त होता है। झरिया का कोयले में 59% कार्बन, 29% उड़नशील तत्व, 12% राख। देखिए ये जो भी डेटा मैं दे रही हूँ ना, ये किताब से लिया हुआ डेटा है। और 2% नमी पाई जाती है। जहाँ आंकड़ा अधिक होता है ना, तो वहाँ मतलब अलग अलग किताबों में आपको आंकड़े अलग अलग मिल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप उस पर ध्यान न दे करके आप आंसर राइटिंग कैसे करनी इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट अपना लगाना है और इस तरीके से फैक्ट देने हैं तो आप कोशिश कीजिए, अगर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो आप इसी को लिख दीजिएगा तो आपको आएगा नंबर। गिरिडीह क्षेत्र में झारखंड, मतलब ये कहाँ पर है, झारखंड में ही है। यहाँ पर कितना क्षेत्रफल है, तो 28 किलोमीटर स्क्वायर है। प्राप्ति कहाँ से हो रही है, तो बराकर की श्रेणी से हम लोगों को यहाँ पर कोयला मिल जा रहा है। विशेषता क्या है यहाँ की कोयला की, तो बहुत ही अच्छे प्रकार की स्टीम कोक तैयार यहाँ से होती है और धातु शोधन के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है ये कोयला जो गिरिडीह से मिल रहा है।
नेक्स्ट है बोकारो का क्षेत्र, ये भी झारखंड में आ जाता है दोस्तों, ये बोकारो का क्षेत्र। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो क्षेत्रफल है 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर के क्षेत्रफल ये फैला हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा स्क्वायर। विशेषता क्या है, तो कोक बनाने के लिए बहुत ही अच्छा ये कोयला है। यहाँ पर आपको कोयला का प्रकार भी बताना है कि कहाँ पर किस तरीके के कोयले मिल रहे हैं, प्रश्न में ही ये मेंशन किया हुआ है। इसकी प्राप्ति जो बोकारो वाली जो कोयला है वो उसकी प्राप्ति किस श्रेणी से, किस शिलाओं से होती है, किस तरीके के चट्टानों से, तो बराकर श्रेणी की चट्टानों से हम लोगों को ऐसे कोयला मिल रहा है। करगली की तह में नमी का अंश कितना होता है, करगली बोकारो का ही एक भाग है जहाँ से हम लोग कोयला निकालते हैं। तो करगली की तह में नमी का अंश कितना होता है, तो 0.82% जो कोयला होता है उसमें कितना होता है, 0.82% नमी होता है। वाष्पशील अंश जो उड़ जाने वाले अंश होते हैं वो 25.56% होते हैं। राख कितना मिलेगा, तो 19.38% इसमें राख मिल जाएगा। और स्थिर कार्बन कितना है, तो 54.24% इसमें स्थिर कार्बन है। और ये बोकारो में यहाँ पर 12 खाने ऐसी हैं जो उनसे कोयले आप निकालते हो। करणपुरा का जो क्षेत्र है वहाँ कितना क्षेत्रफल है, तो 1424 किलोमीटर स्क्वायर पर करणपुरा का क्षेत्र पर कोयला मिलता है। अब अधिकांशतः कोयला कोक बनाने योग्य है और ऊपरी और दक्षिणी कर्णपुरा में कोयले के भंडार क्रमशः कितना है, तो 450 करोड़ टन ऊपरी कर्णपुरा क्षेत्र में, और जो निचली कर्णपुरा क्षेत्र है उसमें 117 दक्षिणी कर्णपुरा क्षेत्र 117 करोड़ टन यहाँ पर अनुमानित किया गया है। उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र में 25 और दक्षिणी कर्णपुरा क्षेत्र में 20 खाने यहाँ पर हैं। तो कर्णपुरा का जो कोयला का जो खादान है ये काफ़ी बड़ा है। सोन घाटी कोयला क्षेत्र, अब इसको देखेंगे तो ये इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, तो ये मध्य प्रदेश की उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली, तातापानी, रामकोला और झारखंड में भी ये फैला हुआ है सोन घाटी कोयला क्षेत्र। तो झारखंड में कौन है, तो औरंगा, हुटार और डाल्टनगंज, पलामू के क्षेत्र का उधर का भाग हो जा रहा है ये, तो यहाँ से भी हम लोग को कोयला मिल जा रहा है। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, तो ये देश का 6% कोयला भंडार यहाँ पर मिलता है महानदी कोयला घाटी क्षेत्र में। इसके अंतर्गत उड़ीसा के तलचर आ जाता है और संबलपुर का क्षेत्र आ जाता है, छत्तीसगढ़ का कोरबा आ जाता है, सनहट आ जाता है, झिलमिली, चिरमिरी, रामगढ़, हिंगरी, विश्रामपुर, लखनपुर का क्षेत्र यहाँ के लिए मुख्य है। देखिए अब एक लास्ट बच गया है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों, मतलब गोंडवाना युग के जो कोयले मिल रहे हैं वो आप जान रहे हो। गोदावरी वर्धा घाटी का कोयला क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र में चंद्रपुर, बलारपुर, बरोरा, यवतमाल और नागपुर जिलों के तथा तेलंगाना में सिंगरेनी और तंदूर कोयला का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अब क्रिटिशियस या टर्शरी युग के कोयला के क्षेत्र के बारे में हम लोग जानें कि इस काल के जो कोयला है वो उसमें उसकी क्या विशेषता और किस प्रकार की ये कोयला है। संपूर्ण भारत का 1.8 से 2% कोयला मेसोजोइक, मतलब बहुत कम, बहुत अंश है इसका, मतलब 2% लगभग 2% कोयला संपूर्ण भारत का ये इसी काल का है। मेसोजोइक और टर्शरी युग की चट्टानों से हम लोगों को प्राप्त होता है। इसे भूरा या लिग्नाइट कोयला भी कहते हैं। तो इस कोयला की क्या विशेषता है, इसको हम लोग भूरा कोयला या लिग्नाइट कोयला भी कहते हैं। लिग्नाइट कोयला में पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता पाई जाती है, इसमें नमी पाई जाती है पर्याप्त मात्रा में। उत्पन्न पदार्थों की मात्रा 35 से 55% और स्थिर कार्बन की मात्रा 50% तक इसमें होती है, जो क्रिटेशियस या टर्शरी युग की कोयला क्षेत्र। अब कहाँ कहाँ ये मिलता है इस तरीके के कोयले, तो ऐसे कोयले राजस्थान में मिलेंगे, असम में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के क्षेत्र में ऐसे कोयले मिलते हैं। कुल मिलाकर के देश में इस प्रकार के कोयले का 3600 करोड़ टन का जमाव जो है वो अनुमानित है। ऐसा अनुमान लगाते हैं हम लोग कि उतना जमाव है। अब हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं। प्रश्न का 3 भाग है, तो निष्कर्ष जो है अंतिम भाग है। सबसे पहले आपने भूमिका देखा, फिर मुख्य भाग, फिर अब निष्कर्ष पे आते हैं। देखिए लिखने के लिए बहुत चीज़ था, बहुत चीज़ कोयला के बारे में, लेकिन प्रश्न पे फोकस रहना है। जो चीज़ प्रश्न में पूछा गया है कि आपको क्या बताना है कि कोयला का कहाँ से निकाला जा रहा है और किस तरीके के कोयले हैं, तो यही आप इसी पे आपको फोकस रहना है। अतः हम यह पाते हैं कि भारत में भी ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धि है। आपने देखा कि हर जगह कोयला जो है उपलब्ध है, जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इनमें से कोयला एक परंपरागत ऊर्जा का नाशवान संसाधन है दोस्तों।
ये नहीं है कि आप जितना चाहो उतना निकाल लो और ये ख़त्म कभी नहीं होगी और नाश नहीं होगा इसका। तो ये इसको परंपरागत ऊर्जा कहते हैं और ये नाशवान संसाधन है और इसका उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण का कारण भी बनता जा रहा है। एक तो ये नाशवान है, आप जितना निकालोगे वो ख़त्म ही हो जाएगा और कई करोड़ साल लगते हैं इसको बनने में। तो आप अगर इसका यूज़ भी अगर हो रहा है ना तो पर्यावरण का प्रदूषण होता है इससे, तो पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी ये बनता जा रहा है। अतः मानव ऐसे परंपरागत और अनिवार्य ऊर्जा संसाधनों के स्थान पे, जो परंपरागत और अनिवार्य भी है, मान लीजिए कि कोयला उद्योगों की जननी आपने कहा, शक्ति का मतलब एक रूप है ये कोयला, तो आप कोयला का एक तो महत्व भी है, तो जहाँ कोयला की ज़रूरत है तो उससे ऊर्जा निकाली जा रही है। तो अतः मानव ऐसे परंपरागत और अनिवार्य ऊर्जा संसाधन, मतलब ये अनिवार्य ऊर्जा का संसाधन है, तो इसके स्थान पे आप स्वच्छ और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकास का प्रयास करता रहा है। तो मानव कोशिश कर रहा है कि आप गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन का विकास किया जाए। कोयला रक्षा कर पाओ जीवन का अमरदान, कोयला है हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान। तो ये इसी कोटेशन के साथ आज की क्लास को यहीं अंत करती हूँ और कल की क्लास में आप लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग पढ़ेंगे कल खनिज संसाधन, खनिज तेल के बारे में। खनिज तेल, हाँ, खनिज तेल के वितरण और उत्पादन का विस्तृत व्याख्या करें, तो ये कल की क्लास में हो जाएगी। और कोशिश करूँगी अगर जब ऐसे ही वीडियो मुझे देना है अभी कुछ दिन तक, अभी फेस्टिवल हो जाने दीजिए, फेस्टिवल के बाद फिर और भी आपको, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि बोर्ड पे क्लासेस वगैरह, तो वो हो जाएंगे, फेस्टिवल हो जाने दीजिए उसके बाद। अभी तो बहुत सारे आप लोग भी बहुत बिजी हो मुझे लग रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।